जय हिंद एवरीवन। सो इस क्लास में भी हम 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं और इसके थ्रू 10 टॉपिक्स को भी हम समझेंगे और देखेंगे कि एमसीक्यूज़ को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर परेशानी ना हो। फॉर एवरी करेक्ट आंसर विल गेट 1 मार्क, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 0। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, लेकिन हाँ, जो हम वीकली मॉक टेस्ट करेंगे वहाँ पर इवन योर नेगेटिव मार्किंग विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो सोफी 2025 रिपोर्ट को लेकर है। पूछा गया एज पर द सोफी 2025 रिपोर्ट विच रीजन हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल इन 2024। तो अभी रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है सोफी रिपोर्ट, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। सोफी 2025 रिपोर्ट जो है इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया में 720 मिलियन लोग जो हैं वो हंगर से अफेक्टेड हैं और ये डेटा पूरे 2024 से कैलकुलेट किया गया और जिसे 2025 में प्रेजेंट किया गया है। और ये जो परसेंटेज बनती है ये है कुछ 8.2% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। इट मींस दे आर सेइंग कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 10 में से एक व्यक्ति जो है दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हंगर। ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट को लाने के लिए देयर आर वेरियस एजेंसीज, जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं कि कौन सी एजेंसी इसमें शामिल है कौन सी नहीं है। तो यूएन की काफी सारी एजेंसीज जो हैं वो इसमें शामिल रही हैं, जिसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अलावा IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो भी इसमें शामिल है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड भी इसमें शामिल है। WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी इसमें शामिल है एंड फाइनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी मिलकर इसे बनाया है। ये बेसिकली इन लोगों ने मिलकर जो डेटा है, लेटेस्ट डेटा, उसे प्रेजेंट किया है और एनालिसिस किया है किस चीज के ऊपर, हंगर के ऊपर, फूड एंड सिक्योरिटी के ऊपर और न्यूट्रिशन के ऊपर। पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड ये एनालिसिस किया गया है। ठीक है, रीसेंट जो चेंजेस इसके अंदर बताया गया कि जो ग्लोबल हंगर है 2024 के अंदर, इट रिमेन्ड वेल अबव द प्री पेंडेमिक लेवल। और 2015 से भी जब कंपेयर करते हैं, क्योंकि हम ग्रेजुअली तो ये देखते हैं कि 2015 से 25 तक आते आते नंबर नीचे की डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो नंबर है वो अभी भी 2015 के कंपैरिजन में वो कहीं ना कहीं ऊपर है। 96 मिलियन मोर पीपल दे आर सफरिंग व्हेन वी कंपेयर द डेटा विद 2015। एशिया जो है इसके अंदर देखो, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, आपका डेटा से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, और ऑफ कोर्स जो क्वेश्चन बनाया गया कि कहां पर सबसे ज्यादा इस तरीके के केसेस मिले हैं, तो एशिया के अंदर एशिया अकाउंटेड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल, जिसमें नंबर जो निकल कर आया वो है 323 मिलियन। अफ्रीका में 307 मिलियन है। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि शायद अफ्रीका इसका आंसर होगा, तो इससे कंफ्यूजन हो सकता है, नहीं, एशिया इज द करेक्ट आंसर। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड गेस लगाने की कोशिश करेंगे उनको लगेगा कि सबसे ज्यादा अंडर नरिश्ड लोग जो है वो अफ्रीका में है, लेकिन लेटेस्ट डेटा ने क्या बताया है कि नंबर 1 पे कौन है, एशिया। एशिया के अंदर अंडर नरिशमेंट सबसे ज्यादा है, 323 मिलियन इज द नंबर। फिर अफ्रीका 307 मिलियन, फिर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन जहां पर कहीं ना कहीं कॉमन सेंस मार खा जाती है वहां पर क्वेश्चंस यूपीएससी यूजुअली फॉर्म करता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि को लेकर पूछा गया, विच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाज सेंट्रल टू द इंडियन आर्मीज एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि। तो कौन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें यहां पर देखने को मिली, AI एनेबल्ड सेंसर नेटवर्क, न्यूक्लियर केपेबल ड्रोन्स, अंडर वाटर सोनार मैपिंग और लेजर गाइडिंग आर्टिलरी। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली कंडक्ट किया है एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि और ये की गई है हाई एल्टीट्यूड रीजन के अंदर, और वैसे बताएं तो यहां पर ईस्ट सिक्किम के अंदर इसे किया गया है और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को यहां पर टेस्ट भी किया गया है। हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर हम हाई एल्टीट्यूड के ऊपर एक्सरसाइज करें तो उसी तरीके के इक्विपमेंट्स को ही हम टेस्ट करने वाले हैं, तो इसके अंदर हाई एल्टीट्यूड टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है और ये किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। लोकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी डिजाइन करी गई है और ये जो पूरी एक्सरसाइज करी गई है, ये नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए, बैटलफील्ड अवेयरनेस के लिए, सर्वेलेंस के लिए इसे किया गया है। क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे लेकर आ सकते हैं, तो उसकी बात भी यहां पर करी है। और सबसे बड़ी हाईलाइट इसके अंदर थी कि AI एनेबल्ड सेंसर जो है उसको लिंक किया गया है कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ और उसको भी यहां पर टेस्ट किया गया है। ठीक है, त्रिशक्ति कोर करके हमारे पास है एक आर्मी की कोर, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया, वहां से जो ट्रूप्स हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन अपना दिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि को लेकर। चलते हैं यहां से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स
इज द साइज ऑफ वन बीघा अप्रोक्सीमेटली 14,400 स्क्वायर फीट। पंजाब, गुजरात, असम, हिमाचल प्रदेश। अभी रिसेंटली इस गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉन्च किया एविक्शन ड्राइव, और यहां पर 11,000 बीघा जो है, ये एक ट्रेडिशनल यूनिट है मेजरमेंट के लिए बीघा की जब हम बात करते हैं, और इसे यूजुअली आप देखेंगे कि इंडिया के अंदर यूज किया जाता है। हालांकि इसे इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर और नेपाल के अंदर भी इस यूनिट को यूज किया जाता है जब लैंड को मेजर किया जाता है, लैंड के मेजरमेंट के लिए वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पॉपुलरली अगर हम देखें स्टेट्स जहां पर फार्मिंग काफी कॉमन है वहां पर इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है। जैसे अगर आप सिटीज में रहते हैं तो वहां पर जब आप देखेंगे तो स्क्वायर फीट में बात करी जाती है, ठीक है। अगर हम टीयर 2-3 सिटीज की बात करते हैं तो वहां पर गज में बात करी जाती है, स्क्वायर यार्ड्स में बात करी जाती है, और इस तरीके से जब हम एग्रीकल्चर फार्म लैंड की बात करते हैं तो वहां पर बीघा की बात करी जाती है, एकड़ की बात करी जाती है, राइट। और यहां पर इसका मेजरमेंट का तरीका भी अलग है। वैसे हम स्टेट्स की बात करें तो बीघा आपको यूजुअली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आसाम, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात में सुनने को मिलेगा। हिमाचल, झारखंड, उत्तराखंड, वहां पर भी इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम इसके ओरिजिन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो साउथ एशियन प्रैक्टिसेस, एंशिएंट साउथ एशियन प्रैक्टिसेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। फिर बाद में आगे जाके नई नई यूनिट्स आ गई, जैसे आजकल एकड़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपने काफी बार हेक्टेयर भी सुना होगा, ठीक है। लैंड ओनर्स जो है, फार्मर्स जो है, लेकिन वो अभी भी बीघा पे ही रिलाई करते हैं जब भी वो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मेजरमेंट की बात करें तो यही अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर वेस्ट बंगाल की बात करें, आसाम की बात करें, वहां पर वन बीघा जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 14,400 स्क्वायर फीट। हालांकि पंजाब की बात करते हैं तो यहां पर 9070 स्क्वायर फीट का मेजरमेंट रहता है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम यहां पे बीघा को लेकर बात करें पूरे देश की तो कोई नेशनल स्टैंडर्ड नहीं है। इट इज बेसिकली स्मॉलर देन एन एकड़। एकड़ से ये नीचे आता है, छोटा होता है, बिकॉज हम एकड़ की बात करते हैं तो वो 43,560 के आसपास चला जाता है। स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर मीटर में बात करेंगे तो 4047। सारी फिगर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जो चीज न्यूज में है उसको जरूर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर जब हम बीघा की बात कर रहे हैं तो बीघा को कई बार क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज बीघा, इसको फर्दर यूनिट्स में भी डिवाइड किया जाता है। जैसे इसकी सब यूनिट्स होती हैं, जिसमें अब यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है, बिस्वा भी कहा जाता है, एक यूनिट उसकी होती है जिसे कथा कहा जाता है, और एक इसकी यूनिट होती है जिसे नाली कहा जाता है। जैसे आपको उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में ज्यादा नाली सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो 3 स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं, बिस्वा, देन काठा, 3 कठिया सिस्टम वाला आपको याद होगा, वहीं से निकल कर आ रहा है, और नाली, ठीक है। बांग्लादेश जो है वहां पर स्टैंडर्डाइज किया गया था इसे ब्रिटिश रूल के अंदर, वहां पर भी, क्योंकि असम, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, क्योंकि रीजन आपका ईस्टर्न रीजन पड़ जाता है तो वहां पर 14,400 ही माना जाता है। नेपाल के अंदर फिर से ये नंबर दोबारा से चेंज हो जाता है, क्योंकि नेपाल की जब हम बात करते हैं वहां पर नंबर इज 6772 स्क्वायर फीट, ठीक है, स्क्वायर मीटर आधा, ठीक है। तो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे लोकेशन चेंज होती है, लेकिन हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा आसाम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who constructed the present structure of Mansa Devi Temple in Haridwar between 1811 and 1815? तो एक ट्रेजिक स्टैम्पिड हमें देखने को मिला नियर हरिद्वार मनसा देवी टेम्पल। तो काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस था, और जिसकी वजह से 8 लोगों की जान चली गई, 28 लोग इंजर्ड भी हो गए, और इस वजह से ये लोकेशन जो है, टेम्पल जो है वो न्यूज में था। इट इज अ हिंदू टेम्पल जिसे मनसा देवी जो माता है, गॉडेस है, उनको ही डेडिकेट किया हुआ है। और जब भी हम हिंदू रिलीजन के अंदर गॉडेसेस की बात करते हैं तो दे आर द फॉर्म ऑफ शक्ति, ठीक है। अब यहां पर लोकेट कहां पर करता है, हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर। अब टेंपल जो है दिस इज अटॉप द बिल्वा पर्वत, शिवालिक हिल्स के ऊपर ये लोकेट करता है, ठीक है। अब यहां पर शक्ति की पूजा करी जाती है, हमने देख लिया। 1811 से 1815 का जो टाइम था, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज महाराजा गोपाल सिंह ऑफ मनी माजरा कंस्ट्रक्टेड जो प्रेजेंट टेंपल आज बना हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराजा गोपाल सिंह ऑफ मनी माजरा, उनके द्वारा इसे बनाया गया था। और जो टेंपल है दिस इज स्प्रेड ओवर अराउंड 100 एकड़, 100 एकड़ में जो टेंपल है वो आपका फैला हुआ है। ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन स्टाइल, जैसे जब आप आर्ट एंड कल्चर करते हैं तो देखते हैं कि नॉर्दर्न स्टाइल देखते हैं, सदर्न स्टाइल देखते हैं, फिर आपको एक मिक्स स्टाइल जो है वो भी देखने को मिलता है। सो जो टेंपल बनाया गया है वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल के हिसाब से बनाया गया है, ठीक है। यहां तक याद रहेगा। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम एसोसिएटेड विद क्रोनिक ट्रोमैटिक एनसेफलोपैथी? सो अग्रेशन, मेमोरी लॉस, इंप्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शन, मूड स्विंग। इसमें से कौन सा सिम्टम नहीं है पूछा है, नोट, तो नोट पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्रॉनिक ट्रोमैटिक एनसेफलोपैथी। 27-year-old सस्पेक्टेड गनमैन बिहाइंड द रीसेंट डेडली शूटिंग जो अभी एनएफएल हेडक्वार्टर में हुई न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, वहां पर देखा गया, बेसिकली रिपोर्ट किया गया कि यहां पे इस केस के अंदर जो अभी इस तरीके का इंसिडेंट, तो उसके अंदर एक सुसाइड नोट जो है वो भी छोड़ा गया था। और कहीं ना कहीं उससे समझ में आ रहा है कि जो की फैक्टर है इस व्यक्ति के एक्शन के पीछे, क्योंकि बहुत बार देखेंगे इस तरीके के जो एक्सट्रीम एक्शन लिए जाते हैं जिसमें मास शूटिंग इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे देखा गया कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं किसी मानसिक विकार से सफ़र कर रहा होता है, मे बी सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज देयर एंड दैट्स व्हाई सच एक्सट्रीम एक्शंस आर टेकन। ठीक है, तो यहां पर कुछ पॉइंट आउट इस तरीके से किया गया कि ये व्यक्ति सीटीई दैट इज क्रॉनिक ट्रोमैटिक एनसेफलोपैथी से सफर कर रहा था। एक तरीके की डीजेनरेटिव, ये क्या है, डीजेनरेटिव ब्रेन कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि रिपीटेड हेड इंजरीज की वजह से जो ब्रेन कंडीशन है वो डीजेनरेट होती जाती है और नर्व सेल्स जो है उनकी डेथ हो जाती है ब्रेन के अंदर। ठीक है, जिसे बेसिकली डीजेनरेशन कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व किया जाता है एथलीट्स के अंदर, जैसे कोई बॉक्सर है तो उसके सर पे बार बार अगर चोट करी जाएगी तो वहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे होते हैं जहां पर चोट लग सकती है, फुटबॉल के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर, हॉकी के अंदर, एमएमए कुछ लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पर इस तरीके की चोट लगना, मतलब वहां पर प्रोबेबिलिटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कंडीशन टिपिकली डेवलप होती है ईयर्स आफ्टर रिपीटेड हेड ट्रॉमा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये सिम्टम्स भी इसके और भी एक्सट्रीम होते जाते हैं। माइल्ड सिम्टम्स से आपको एक्सट्रीम सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, एग्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंप्रूव्ड कॉग्निटिव फंक्शन तो कहीं से भी नहीं होता है, एग्रेशन, मेमोरी लॉस, मूड स्विंग्स, इवन सुसाइडल थॉट्स जो है वो भी यहाँ पे व्यक्ति को आ सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकते हैं, मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा है व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे 2025। सो चार ऑप्शंस आपके सामने है, टाइगर एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर एंड IPLCs at the heart, forest and tiger and the biodiversity, roar for tigers। सो इंडिया ने ज्वाइन किया है 12 दूसरे देशों को जुलाई 29 को, और अभी मतलब रिसेंटली, और इंटरनेशनल टाइगर डे जो है इसको सेलिब्रेट करने की बात भी करी है एक ग्लोबल इवेंट के तौर पर, ताकि टाइगर के लिए अवेयरनेस को इंक्रीज किया जा सके, इनकी कंजर्वेशन के लिए से इंक्रीज किया जा सके। क्योंकि देखिए हर साल हम इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को ही, मतलब जो अभी हमने 2 दिन पहले किया, इसे ऑब्जर्व करते हैं ताकि अवेयरनेस जो है इसे रेज किया जा सके। इस बार का जो थीम है वो है सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। ठीक है, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर विद इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें तो यहाँ पे T/2 गोल हमने रखा था, याद होगा आपको, कि डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन बाय 2022। T/2 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, एंड मेन पर्पस इज टू डबल द टाइगर्स पॉपुलेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू अप्लाई फॉर द सेतु बंधन स्कॉलर स्कीम? तो यहाँ पे पहले तो स्कीम देखेंगे क्या है, क्योंकि सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन कवर करना हमारे लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन हाँ फैक्चुअल चीज़ है, इसे तो हम करेंगे, लेकिन जो योजना है उसके बारे में भी देखेंगे। स्टूडेंट्स जो हैं हु हैव स्टडीड इन ट्रेडिशनल गुरुकुल्स विल नाउ हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो अर्न कर सके एक रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन को और रिसीव कर सके जनरस स्कॉलरशिप IITs और दूसरे अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, तो जो लोग गुरुकुल में भी पढ़े हैं और उनको एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज देने की कोशिश करी जा रही है ताकि वो अच्छे जो क्वालिफिकेशन है, रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन जो है, स्कॉलरशिप जो है वो उनको मिल सके। ठीक है, तो अपने आप में पहला नेशनल लेवल प्रोग्राम है ताकि इंटीग्रेट किया जा सके ट्रेडिशनल स्कॉलर्स को रिसर्च इकोसिस्टम के अंदर और खासतौर पे IITs के अंदर। ये ब्रिज करेगा इंडिया का जो एज ओल्ड गुरुकुल सिस्टम है, गुरुकुल ट्रेडिशन जो है, उसको साइंटिफिक एंड एकेडमिक इंक्वायरी के साथ, कि कहीं हमारा जो गुरुकुल सिस्टम है वो पीछे ना रह जाए, इसी वजह से एडवांस प्रीमियर इंस्टीट्यूट के साथ उनको लिंकअप किया जा रहा है। और काफी अच्छा इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिया गया है, इंप्लीमेंट किया जाएगा किसके द्वारा, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन के द्वारा ऑफ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी।
राइट। और इसके अंदर जो फेलोशिप भी दी जा रही है 65,000 पर मंथ की फेलोशिप भी दी जाएगी। 18 इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड के अंदर, चाहे वो आयुर्वेदा हो, कॉग्निटिव साइंस हो, आर्किटेक्चर हो, पॉलिटिकल थियरी हो, इसके अंदर ये सब चीज़ें करी जाएंगी। मिनिमम 5 ईयर्स जो है वो रिगरस स्टडीज में करनी पड़ेगी इन रिकॉग्नाइज गुरुकुल, मतलब अगर पास्ट में करी है तो उनको ये इस चीज़ के लिए वो क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 32। स्कॉलर्स जो है उनको अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाएगा। जैसे कैटेगरी 1 जो इसके अंदर होगी, C1 कह सकते हैं इसको, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर मानी जाएगी और फेलोशिप मंथली जो मिलेगी 40,000 मिलेगी। एनुअल रिसर्च ग्रांट जो है वो इसके अंदर 1 लाख तक दिया जाएगा। कैटेगरी 2 जो है, जो इससे ऊपर की कैटेगरी है, वैसे उसको पीएचडी के इक्विवेलेंट माना जाएगा। 60,000 इसके अंदर मंथली फेलोशिप मिलेगी और 2 लाख का ग्रांट इसके अंदर दिया जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर मेरा गांव मेरी धरोहर विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन? तो कौन कर रहा है इसे? वैसे बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन किया, डॉक्यूमेंट किया कल्चरल हेरिटेज को। 4.5 लाख से ज़्यादा विलेजेस जो है मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव के अंडर उन्हें डॉक्यूमेंट किया गया, जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको डॉक्यूमेंट किया गया। पैन इंडिया, वैसे ये पूरे भारत का एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, जो नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग के अंडर लेकर आया गया है, जिसे कि लॉन्च किया गया था 27 जुलाई 2023 को। तो यहाँ पर 2 साल पहले इसे लॉन्च किया गया था और इसे लॉन्च किया गया था एज द पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। कौन किसके अंडर में कर रहे हैं या फिर कहें कि इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? सो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो है, वो इसे इंप्लीमेंट कर रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात कर रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ पर्ले मिसाइल एज पर द रीसेंट डीआरडीओ टेस्ट? तो यहाँ पर हम लोग डिफेंस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और ज़रूरत भी है ऑपरेशन सिंदूर की बात खासतौर पे। सो रिसेंटली डीआरडीओ ने कंडक्ट की हैं 2 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ पर्ले मिसाइल और इसे किया गया है एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम सर के नाम पर जो आइलैंड को नेम किया गया वहां से ही इसको टेस्ट किया गया। इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है और स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस सिस्टम को ये यूज करती है। हाईली प्रिसाइज है और इसके साथ साथ ये मल्टीपल टाइप के वॉरहेड भी कैरी कर सकती है। रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो बताई जा रही है वो अप्रोक्सीमेटली 150 to 500 किलोमीटर है। ठीक है, 150 से 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लेकर मल्टीपल प्लेटफॉर्म तक इसे लॉन्च किया उन चीज़ों से लॉन्च इसे किया जा सकता है। जो पेलोड कैपेसिटी है, कितना पेलोड लेके जा सकते हैं, तो 500 से 1000 केजी का जो पेलोड है वो ये लेकर जाकर उसे डिप्लॉय कर सकती है। मिसाइल जो है केपेबल है कन्वेंशनल वॉरहेड को ले जाने के लिए और इसके साथ साथ ये टर्मिनल स्पीड जो इसकी है वो 6.1 मैक के आसपास होती है, मतलब ध्वनि की तीव्रता से 6 गुना ज़्यादा। सो इट इज़ लाइक अप्रोक्सीमेटली, और रादर हियर वी कैन से इट इज़ 6 टाइम्स मोर, क्योंकि 6.1 है यहाँ पर। व्हेन वी बेसिकली द स्पीड इज 6.1 टाइम्स द स्पीड ऑफ द साउंड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा, क्योंकि पूछा गया मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी? 150 से 500 में मैक्सिमम क्या है? 500। 20 द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है एनडीएमए को लेकर है। इट इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज? सो ये क्या कन्फर्म कार्सिनोजन है, प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन है, देन जेनोटॉक्सिक एनहेंसर है, या फिर म्यूटाजेनिक फूड एडिटिव है? तो यहाँ पर एक बार देखते हैं न्यूज़ में क्यों था। जब हम एनडीएमए की बात करते हैं, रिसेंटली ड्रग रेगुलेटर डीसीजीआई जो है उन्होंने पूछा है ड्रग कंट्रोलर से, जितने भी स्टेट्स हैं उनके और यूटी से भी, कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर इसे करेंगे अंडर द जुरिस्डिक्शन, ताकि मॉनिटर किया जा सके इसकी प्रेजेंस को, क्योंकि पोटेंशियली बताया जा रहा है कि ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है, कार्सिनोजेनिक केमिकल ये हो सकता है। एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि एनवायरमेंट में वाइडली अकर करता है, वाइडली अवेलेबल आपको हो जाएगा, और ड्यू टू इट्स रेडी फॉर्मेशन इसमें आपको कुछ प्रीकर्सर्स जो है वो भी देखने को मिलते हैं जब हम केमिकल की बात कर रहे हैं और वीओसी की बात कर रहे हैं। सो प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन होने की वजह से ही अब यहाँ पर डीसीजीआई जो है वो कह रहा है कि जितने भी स्टेट्स और यूटीज हैं टू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स इस जुरिस्डिक्शन के अंदर, ताकि वो देखें कि क्या इस तरीके के प्रोडक्ट्स या इस तरीके का जो केमिकल है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज द प्रोबेबल ह्यूमन कार्सिनोजन। बी इज द करेक्ट आंसर। अब 10 में से आपका जो स्कोर है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन करिएगा, और जो फ्री कोर्स आपका है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।